Assalamualaikum. I'm teacher from the Ilm Online Academy. In the previous lecture, we were discussing the past paper that was the multiple choice past paper 2 and the season was October, November and the session was 2016. Okay. In the past paper, in the previous lecture, we have done up to the question number 20 and in this past paper, we will start from the question number 21. Okay. So you can see the paper on my screen. We have question number 21. So let's start the paper. So question number 21 is the diagram represent plane wave front being diffracted by passing through a gap in a barrier. ठीक है, आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट्स है जो कि पास कर रही है एक बैरियर के दरमियान से. इसका मतलब ये कि इसमें आपके पास डायफ्रैक्ट हो रही है आपके पास लाइट्स. ठीक है, which pair of changes must increase the amount of diffraction that occur. ठीक है, कि कौन सा पेयर होगा चेंज. ठीक है, जो आप ऐसा आप चेंजिंग करेंगे जिसकी वजह से डायफ्रैक्शन जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें पता है कि अगर हम जो बैरियर है, ठीक है, जो गैप होता है आपके पास, ये जो सेंटर में गैप होता है, अगर इस गैप को हम नैरो कर दें, स्मॉल कर दें, ठीक है, गैप को अगर हम नैरो कर दें, स्मॉल कर दें, ठीक है, डिक्रीज कर दें, तो उसकी वजह से आपके पास जो वेव है उनकी डायफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. वेव बहुत ज्यादा डायफ्रैक्ट होती है और डायफ्रैक्ट होने के साथ साथ क्या होता है कि आपके पास उनकी वेवलेंथ भी आपकी चेंज हो जाती है. अब वेवलेंथ में आपके पास उसकी क्या चेंज आती है कि आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या चेंज होगा. ठीक है, इंक्रीज करने के लिए हम सबसे पहले गैप जो है, डायफ्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए गैप, जो स्लिट्स का गैप है उसको रिड्यूस करेंगे. ठीक है, जिसकी वजह से वेवलेंथ जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी. सो ए ऑप्शन इज डिक्रीज द वेवलेंथ. नो, डिक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज नहीं होगी. ठीक है, बी में भी डिक्रीज द वेवलेंथ है और आपके पास सी देखें, यस, सी इज इंक्रीजिंग द वेवलेंथ. यस, इंक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द गैप. यस, साइज जो है वो आपका गैप का दरमियान का वो डिक्रीज हो जाएगा. यस, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन नंबर सी. फर्दर नंबर 22 इज एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. ठीक है, आपके पास एक प्लेन मिरर के थ्रू जो है एक आपके पास इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है. अ सेकेंड इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस. ठीक है, और आपके पास यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और एक जो आपके पास सेकेंड इमेज जो है वो आपके पास किससे बन रही है, आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास से बन रही है. विच रो स्टेट्स द नेचर ऑफ ईच ऑफ दीज इमेज. ठीक है, कौन सी आपके पास रो है जो कि आपके पास नेचर बताएगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि हमारे पास जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो इमेज हमारे पास बनेगी दैट इज आवर विजुअल इमेज. ठीक है, विजुअल इमेज. और जो हमारे पास लेंस से जो इमेज बनेगी वो भी हमारी जो है वो आपके पास कैसी इमेज होगी, वो भी आपकी विजुअल ही होगी. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जो आपके पास लेंस है, लेंस से भी विजुअल इमेज होगी और आपकी प्लेन मिरर से भी विजुअल होगी. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम आपका आंसर देखते हैं. आंसर नंबर नो, ए विल नॉट करेक्ट, बी भी नहीं होगा. यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विजुअल एंड विजुअल. ठीक है, आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपका लेंस के आगे आप रखेंगे उससे भी आपकी विजुअल इमेज बनेगी और आपके पास जो आपके प्लेन मिरर है उससे भी आपकी विजुअल इमेज फॉर्म होगी. ओके, फर्दर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. Number 23 is light traveling at a speed of 3 exponential 8 meter per second strikes the surface of the glass. ठीक है, block and undergoes the refraction. ठीक है, आपके पास एक लाइट है. ठीक है, एक लाइट ट्रेवल करके आ रही है जिसकी स्पीड आपको बताई है, एयर से ट्रेवल करके आ रही है. ठीक है, उसके बाद लाइट जो है वो ग्लास ब्लॉक में एंटर होती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है. द डायग्राम शो अ रे ऑफ लाइट बिफोर एंड आफ्टर इट एंटर द ब्लॉक. ठीक है, आपके पास रे ऑफ लाइट आपको शो की गई है और उसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको गिवन है. ठीक है, आपको दोनों के एंगल जो है वो गिवन है. वट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास. आपने बताना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इन द ग्लास आपके पास क्या है, ग्लास के अंदर आपके पास क्या. तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला आपके पास यूज करेंगे दैट इज आवर साइन ऑफ इंसिडेंट रे. ठीक है, साइन थीटा ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड विद द साइन थीटा ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इक्वल्स टू, ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो आपके पास है आपकी एयर में डिवाइडेड विद द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट किस में करनी है आपके पास, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन जो आप स्पीड जो है वो आपके पास दूसरे मीडियम में एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन आपके पास जो है एयर. ठीक है,
ये आपके पास आ जाएगी। इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे और आप वेलोसिटी आपकी कैसी आएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू c इंटू साइन ऑफ थीटा आई इंसिडेंट रे, ठीक है, जो कि आपके पास c के साथ है, डिवाइडेड विद द साइन ऑफ थीटा आर। ओके, सो फ्रॉम हेयर सी जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड विद द एक्सपोनेंशियल 8। ओके, एंड साइन ऑफ थीटा इंसिडेंट रे का एंगल आपके पास है 55 डिग्री, तो साइन ऑफ 55 विल गिव यू आंसर एज, ओके, साइन ऑफ 55 डिग्री एंड साइन ऑफ 33, so sine of 33, okay, the answer will be equals to multiply with 8 and sine of 55 degree is 0.999 and it is divided with the sin theta r, refracted ray का जो एंगल है आपके पास। सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, हम अपने पास सेपरेटली जो है इसको एंगल को मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको मेजर करें तो हमारे पास वैल्यू होगी म्यू विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ आई इंसिडेंट, ठीक है, डिवाइडेड विद द साइन ऑफ आर, ओके, आपके पास रिफ्रैक्टेड रे का, दैट इज साइन ऑफ 55 डिग्री, 55 डिग्री डिवाइडेड विद द साइन ऑफ आर, जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे का है, दैट इज साइन ऑफ 33 डिग्री। ओके, कैलकुलेट इट। जब आप कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे योर आंसर विल बी इक्वल टू 1.5। नाउ अब आप सिंपली क्या करें, म्यू की वैल्यू अप्लाई करें, दैट इज इक्वल्स टू द v1 डिवाइडेड विद द v2। ओके, अब v1 आपके पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, और म्यू आपके पास है दैट इज 1.5। ओके, और v1 जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, आप इसको कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, और ये आपके पास v हमें फाइंड आउट करना है। सो ये आपके पास कितनी है, दैट इज 3 एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड विद द एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड विद द v। ओके, v को आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे रखिए, सो v विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विद द एक्सपोनेंशियल 8 and it is divided with the 1.5, so value of the v, so put it in the calculator, your value is 2 multiplied with the exponential 8 meter per second, okay, that is the value of speed of light in the glass. Got it? Option number B is correct option. Next is question number 24. Question number 24 is the radiation from the part of the electromagnetic spectrum, ठीक है, is used इन द रिमोट कंट्रोलर ऑफ अ टेलीविजन, ठीक है, कौन सी आपके पास रेडिएशन हैं वो आपके पास यूज होती हैं रिमोट कंट्रोलर में, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल रेज होती हैं, जो कि आपके पास इतनी ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो आपके पास कंट्रोलर के लिए और इनके पास वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, उसके लिए यूज होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, दैट आर योर इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो ओके, फर्दर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। अगर नोटिस दैट व्हेन शी शाउट्स इनटू अ केव, ठीक है, जब वो आपके पास शाउट करती है, शी हियर्स एन इको, वो आपकी अपनी ही वॉइस जो है अगेंस्ट होती है, उसको हम कहते हैं इको। विच वेव प्रॉपर्टी कॉजेज द इको, ठीक है, आपके पास कौन सी वेव की प्रॉपर्टी है जो इको प्रोड्यूस करती है। तो आपको पता है कि जो आपके पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से इको प्रोड्यूस होती है। जब लाइट या फिर साउंड वेव एक जगह पे स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे और स्ट्राइक करके वापस मुड़ती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन में आपके पास अगेन जो आपकी लाइट या फिर पास कोई भी वेव होती है वो नेक्स्ट मीडियम में एंटर हो जाती है। रिफ्लेक्शन में आपके पास क्या होता है कि लाइट जो है वो आपके पास रिफ्लेक्ट होके बैक आती है, ठीक है, लाइट हो या फिर साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, ठीक है, तो आपके पास रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास इको का फिनोमेना होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। फर्दर वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26 is the diagram represents the displacement in 4 different sound waves, ठीक है, आपके पास 4 different sound wave में आपको displacement शो की गई है। All the diagram draws to same scale, ठीक है, सेम स्केल पे आपके पास ड्रॉ की गई है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग। Which diagram represent the sound with the high pitch,
ठीक है, कौन सी आपके पास डायग्राम है जो कि हाई पिच को बता रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि हाई पिच क्यों होती है, हाई पिच होती है फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो तो 1 सेकंड में आपके पास बहुत ज्यादा वेव पास करती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए में देखें आप कि आपके पास एक टाइम में कम, बहुत कम वेव पास कर रही है, और बी में तो उससे भी कम पास कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास इसकी पिच, दोनों की पिच इतनी ज्यादा नहीं है। ये सी और डी में देखें, लेकिन डी में आप देखें कि एक टाइम में आपके पास, गिवन टाइम में बहुत ज्यादा वेव जो है वो पास कर रही है। ठीक है, और वेवलेंथ भी आपके पास क्या है, शॉर्ट है। तो डी आपके पास करेक्ट है। ठीक है, जो आपके पास हाई पिच होती है उसके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ वेव पासिंग इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी। फर्दर क्वेश्चन नंबर 27 इज, a student suggest three method of for डीमैग्नेटाइजिंग अ पीस ऑफ स्टील। ठीक है, एक जो स्टील है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए तीन आपको उन्होंने प्रोसेस बताए हुए हैं एक स्टूडेंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल डीमैग्नेटाइज द पीस ऑफ द स्टील। ठीक है, कौन से मेथड जो है वो आपके पास स्टील को डीमैग्नेटाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट जो है वो आपके पास है प्लेसिंग इट इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड हैमरिंग इट हार्ड। ठीक है, उसको अगर आप बहुत ज्यादा हार्डली हैमर करें तो क्या उससे आपके पास डीमैग्नेटाइज मटेरियल हो जाएगा। यस, बिल्कुल, उससे आपके पास मैग्नेटाइज जो है वो डीमैग्नेटाइज, मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, हैमरिंग हमारे पास प्रोसेस है जिससे आपका मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बी है प्लेसिंग इट इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड हीटिंग इट अंटिल रेड हॉट। यस, बिल्कुल, जब आप हीट अप करते हैं उसे तो हीट अप करने की वजह से भी आपका जो भी मेटल है वो आपका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। थर्ड है रिमूविंग इट स्लोली फ्रॉम अ कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। यस, बिल्कुल, जब हम उसको कॉइल कैरिंग करंट, जो जो कॉइल है आपकी जिसके अंदर करंट है उससे रिमूव करेंगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो आपके पास खत्म जो है हो जाएगा, तो आपका मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो आपके पास तो तीनों ऑप्शन जो है वो, आपके पास तीनों मेथड जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो कौन सा आपके पास ऑप्शन होगा, 1 ओनली नो, बी में आपके पास 2 ओनली, 3 ओनली नो, डी में आपके पास है 1 2 एंड 3। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तीनों मेथड्स की वजह से आपके पास जो आपका मटेरियल है वो आपका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज, इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार। ओके, दिस कॉजेस द बार बिकम मैग्नेटाइज, जिसकी वजह से आपका, जब आपके पास मैग्नेट को आप उसके करीब लेके आते हैं तो उसकी वजह से आपका जो बार है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। विच मैग्नेटिक पोल इज इंड्यूस एट एक्स एंड वाई। ठीक है, आपके पास एक्स और वाई के ऊपर कौन सा मैग्नेटिक जो है वो पोल इंड्यूस होगा। अगर वो आपके पास अनमैग्नेटाइज और बाद में मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो आपको पता है जो साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल आपके पास एक्स मैग्नेट, साउथ पोल जो है वो आपका, लेट्स सपोज कि अगर साउथ पोल आपका नेगेटिव है, ठीक है, जो आप या फिर आप साउथ पोल है और एक्स जो है वो आपके पास जो है क्या बन जाएगा, एक्स जो है वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। ओके, तो एक्स में आपके पास क्या होगा, 28 के अकॉर्डिंग एक्स आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, तभी आपके पास ये दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे। और जो आपका वाई होगा, वाई क्या बन जाएगा, आपका वाई जो है वो आपका बन जाएगा साउथ पोल। ठीक है, वाई क्या बन जाएगा, वाई विल बी योर साउथ पोल। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर, सॉरी वाई, सॉरी बी के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो ये नॉर्थ है आपके पास, और एक्स जो है वो आपका बन जाएगा साउथ। ओके, और वाई बन जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, दोनों में हमने डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो आपके पास एक्स जो है वो भी नॉर्थ होगा और वाई भी नॉर्थ होगा। ठीक है, पोल इंड्यूस एट वाई, आपके पास दो एक्सपेरिमेंट है, सॉरी मैंने मुझे लगा था मैंने एक में से ही आपको बता रही थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, आपके पास वाई पे भी आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और आपके पास एक्स पे भी आपका नॉर्थ पोल ही हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दोनों एक्सपेरिमेंट डिफरेंट है। फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 29। आप पॉलीथीन रॉड इज रब्ड विद अ क्लॉथ। ठीक है, आपके पास पॉलीथीन रॉड है, उसको रब किया गया क्लॉथ से। द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, विच रो गिव द नेम ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आपके पास कौन सा कौन सी रो है जो कि आपके पास करेक्ट नेम बता रही है आपके पास इन चार्ज पार्टिकल्स का। ठीक है, एंड डायरेक्शन इन विच दे मूव, और ये किस डायरेक्शन में आपके पास मूव करेंगे। तो आपको पता है कि जो आपके पास
द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जो है वो मूव करके आपके पास क्लॉथ मूव किए हैं आपके पास। सो चार्ज पार्टिकल्स आपके पास कौन से होंगे? चार्ज पार्टिकल्स आपके होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ए या फिर बी में से। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कहाँ से आपके पास कहाँ पर गए हैं? ठीक है, जो आपके चार्ज पार्टिकल है वो रॉड से आपके क्लॉथ की तरफ मूव करके गए हैं, ठीक है, रॉड से आपकी पॉलिथीन क्लॉथ पर मूव किए हैं, तो फ्रॉम रॉड टू क्लॉथ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। फर्दर इज द डायग्राम शोज अ लैम्प इन अ सर्किट, ठीक है, आपके पास एक लैंप है जो कि सर्किट में आपको शो किया गया है। विच चेंज टू द सर्किट वुड इंक्रीज द करंट इन द लैम्प, आप सर्किट में ऐसी क्या चेंजिंग करेंगे कि जिसकी वजह से जो करंट है सर्किट में वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग है एडिंग अनदर रेजिस्टर इन पैरेलल विद वन इन द सर्किट, ठीक है, कि क्या अगर आप पैरेलल में एक और रेजिस्टर अटैच कर दें, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास विच चेंज वुड सॉरी विच चेंज टू द सर्किट वुड इंक्रीज द करंट इन द लैम्प, ठीक है, तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या इंक्रीज करेगा? तो अगर देखें आपके पास एडिंग अनदर रेजिस्टर इन पैरेलल विद वन इन द सर्किट, ठीक है, जो आपके पास सर्किट में पहले एक रेजिस्टर लगा हुआ है, अगर आप उसके साथ एक और रेजिस्टर अटैच कर दें पैरेलल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि जब हम दो रेजिस्टर्स जो है जितने ज्यादा रेजिस्टर्स हम पैरेलल में अटैच करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर पैरेलल में एक और रेजिस्टर अटैच कर देंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास इस पूरे सर्किट की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी आपके कॉम्बिनेशन से। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 6 का है और अगर मैं यहाँ पर 9 का लगा देती हूँ तो उसकी वजह से आपके पास पैरेलल की वजह से रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास करंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा दें तो उसकी वजह से हमारे पास सर्किट में हमारी करंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फर्दर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 is a 12 ohm resistor and a 6 ohm resistor are connected in parallel, ठीक है, दो रेजिस्टर है 12 ओम और 6 ओम, ये आपके पास पैरेलल में अटैच है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। another 6 ohm resistor is then connected in series with the parallel combination, और ये जो आपके पास 6 है ये इसके साथ सीरीज में अटैच है। what is the combined resistor of all three resistors, इन सबकी combined resistance जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी पैरेलल की कैलकुलेट कर लेते हैं, जो पैरेलल की आएगी उसकी हम लोग 6 ओम के साथ सीरीज में फाइंड आउट कर लेंगे R1 प्लस R2 से। ओके, सो 1/R इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 इंटू R1 प्लस R2। ओके, एंड R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, R इक्विवेलेंट will be equals to R1 R2 divided with the R1 plus R2। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये आपके पास किसके इक्वल आएगी, R1 इंटू R2, 6 इंटू 12। ओके, 12 6 सर आपके पास आएगा 72। ओके, 72 is divided with the 12 plus 6। okay, so it is 18 and 72 is divided with 18 will give you the answer of R equivalent as 4 ohms। ओके, फर्दर 4 प्लस 6, अब हमने जो टोटल R निकालना है, R टोटल, ठीक है, वो सीरीज के लिए R1 प्लस R, या फिर आप इसको नेम दे लें R3 प्लस R इक्विवेलेंट। ओके, इट विल बी इक्वल टू R3 आपके पास है 6 प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आपके पास 4। ओके, एंड 6 and 4 are 10 ohm। ओके, so answer is 10 ohm। According to this option is option number B। Option number B is correct option for 31। Further we have question number 32। Question number 32 is a circuit shows a 12 volt voltage lamp battery, ठीक है,
sorry, 12 volt battery connected to a lamp of resistance 3 ohm. How much energy is transferred to the surrounding by the lamp in 2 minutes? ठीक है, आपने एनर्जी जो है वो बतानी है कि आपके पास कितनी एनर्जी जो है वो आपके पास ट्रांसफर होगी। ओके, तो एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड विद द टाइम टी। ओके, एंड एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होती है, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू द पावर इनटू द टाइम टी। एंड व्हाट इज द पावर, पावर आपके पास किसकी इक्वल, वी नो दैट पी इज इक्वल टू आपके पास इक्वल होगी आई वी इंटू द टाइम टी। ओके, दैट इज योर एनर्जी। ओके, अब हमारे पास वोल्टेज हमें गिवन है। ठीक है, हमें आपके पास जो 3 ओम की रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है। ठीक है, और आपके पास आपको 2 मिनट आपको टाइम भी आपको गिवन है। अब आप टाइम को हम लोग क्या करेंगे, टाइम को हम लोग इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे और हम अपनी वैल्यू में अप्लाई करेंगे। करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू द वोल्टेज डिवाइडेड विद द रेजिस्टेंस आर। ओके, और वोल्टेज आपके पास कितनी गिवन है, वोल्टेज इज 12 वोल्ट डिवाइडेड विद द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस इज 3। ओके, सो इट इज इक्वल टू जो आपके पास करंट आएगी, करंट विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, एंड द एनर्जी इज इक्वल्स टू करंट अब आपके पास आ गई है 4 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज, वोल्टेज इज 12। ओके, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विद द टाइम। नाउ अब हमारे पास जो टाइम है, द टाइम इज इन टाइम आपके पास है 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। सो 2 मल्टीप्लाइड विद द 60 आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ओके, तो टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो आपके पास आंसर होगा टाइम के लिए 120 सेकेंड्स। ओके, सो एनर्जी की वैल्यू आएगी, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 12 multiplied with the 4 multiplied with the 120, answer is 5760। okay, so option number D is the correct option। okay, further we have question number 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज द डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग बैटरी। ठीक है, आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, आ रेजिस्टर विद हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, आ स्विच एंड आ लैम्प। ठीक है, और आपके पास एक लैम्प की है। इनिशियली द स्विच इज ओपन, आपके पास इनिशियली स्विच ओपन है। ठीक है, स्विच इज ओपन, व्हाट हैपेंड टू द लैम्प व्हेन द स्विच इज क्लोज। जब आपके पास स्विच जो है वो क्लोज होगा तो फिर आपके पास क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम लोग इस पॉइंट पे से स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो करंट है उसको यहाँ से पाथ मिल जाएगा आपके पास मूव करने का। ठीक है, इस पार्ट से लेट्स सपोज अगर करंट आ रही है, ठीक है, और स्विच यहाँ से क्लोज हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आप इस पॉइंट से करंट जाने के बाद करंट जो है वो आपके पास डिवाइड होके इस पॉइंट से आपके पास करंट जो है वो पास करके चली जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी, अब जो करंट है उसको पाथ मिल जाएगा यहाँ से मूव करने का। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो भी आपके पास डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, आपका जो लैंप है वो पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट करेगा। ठीक है, इट विल ग्लो मोर ब्राइटली। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए। ओके, क्योंकि करंट आपके पास हमेशा वो पाथ चूज करती है जहां से उसको कम से कम रेजिस्टेंस जो है वो मिले। ठीक है, ओके, फर्दर द ट्रूथ टेबल फॉर अ लॉजिक गेट, आपके पास ट्रूथ टेबल जो है वो आपको लॉजिक गेट का गिवन है। ठीक है, विच सिंबल रिप्रेजेंट्स द लॉजिक गेट, तो आपने बताना है कि कौन सा सिंबल है जो कि लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 0 0 पे आपको आंसर मिल रहा है 1। ओके, और 0 1 पे आपको आंसर मिल रहा है 1, एंड 1 0 पे भी आंसर 1 मिल रहा है, और 1 1 पे आपको आंसर मिल रहा है आपको, दैट इज योर 0। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम अपना देखें, ये जो ट्रूथ टेबल हमारे पास बना है दैट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द नैंड गेट। ओके, नैंड गेट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड गेट। ठीक है, और इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, वी नो द सिंबल ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, ये हमारे पास जो सी पार्ट में आपके पास सी ऑप्शन में आपके पास सिंबल बना हुआ है, दैट इज द सिंबल ऑफ योर नैंड गेट। ओके, अच्छा, ये आपके पास सिंबल है और इसके अकॉर्डिंग आप इसके ट्रूथ टेबल से भी आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो नैंड गेट है यही आपको क्या करता है कि सबसे पहले आपके पास जो एंड है, एंड में आपके पास क्या होता है 0 एंड 0 दोनों पे आपको आंसर मिलता है 0। ठीक है, बट जो आपके पास नॉट गेट होता है वो उसको इन्वर्ट करके 1 कर देता है।
अब एंड गेट क्या करता है, एंड गेट में आपको 1 और 2 दोनों चाहिए होता है। अब अगर आप इसके डी से भी देखें तो 1 एंड 1 पे आपको आंसर मिलना चाहिए था 1, लेकिन नॉट गेट ने उसको इन्वर्ट कर दिया और आपके पास आंसर आया है 0। ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशन है नॉट का एंड का, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो गेट बनता है दैट इज योर नैंड गेट। ओके, फर्दर इज 35। व्हाई इज अ फ्यूज यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज क्यों यूज होता है? ठीक है, सो दैट द करंट कैन हैव ओनली वन वैल्यू, ताकि करंट की एक ही वैल्यू हो। नो, टू प्रिवेंट द करंट बिकमिंग टू लार्ज। ठीक है, ताकि हमारे पास जो करंट है अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यस बिल्कुल, हमारे पास सर्किट में फ्यूजेस को इसीलिए लगाया जाता है कि जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है तो हमारे पास फ्यूज जो है वो बर्न होकर सर्किट को आपके पास क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर हमारे अप्लायंसेस वगैरह सेफ रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 35 आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36 is an electric current can produces a heating effect and magnetic effect. Yes, एक इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो आपके पास हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी। Which row shows the effect that a relay uses and one application of a relay। ठीक है, आपके पास रिले कौन सा इफेक्ट जो है वो आपके पास प्रोड्यूस करती है? तो हमें पता है कि रिले जो है वो आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ही आपके पास करंट प्रोड्यूस करती है तो आपके पास जो आपका रिले होता है वो क्लोज होकर सर्किट में करंट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आपके पास रिले क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, रिले मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी या फिर डी में से। अब जो सेकंड है कि एप्लीकेशन क्या है रिले की। ठीक है, तो एप्लीकेशन होती है आपके पास, देखिए सी में देखिए, अलाउइंग अ स्मॉल करंट टू स्विच ऑन अ लार्ज करंट। यस बिल्कुल, आपके पास वर्किंग इसकी यही होती है कि जो स्मॉल करंट होती है उसको लार्ज करंट में आपके पास रिले जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी फॉर 36। नेक्स्ट इज 37। अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव्ड साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, आपके पास मैटर के स्ट्रक्चर के लिए जो हमने एटम का न्यूक्लियस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवरी के लिए हम लोगों ने किए थे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व अल्फा पार्टिकल बीइंग फायर्ड एट अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, आपके पास थिन गोल्ड फॉइल थी जिसपे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था न्यूक्लियस की। हम लोगों ने जब डिस्कवरी की थी, जे थॉमसन की डिस्कवरी के बाद जब हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, व्हाट हैपेंड, तो उसमें क्या होगा हुआ था, हमें पता था कि जब हमने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई थे उनको बम्बार्ड किया था, तो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर का पार्ट था वहां से डिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड आ गए थे। ठीक है, वहां से हमें ये पता लगा था कि सेंटर में पॉजिटिव को रिपेल किया था, इस वजह से हमें ये पता लगा कि सेंटर में आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसने पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई को डिफ्लेक्ट किया है, और बाकी जो स्पेसिस थी वहां से आपके न्यूक्लियाई जो है वो क्या हो गए थे, आपके पास पास हो गए थे। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी, हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस की, आपके पास प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी पार्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑल द अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द गोल्ड एटम। नो, ठीक है, आपके पास सारे एटम्स एब्जॉर्ब नहीं हुए थे, सेंटर से एटम्स डिफ्लेक्ट हो गए थे। ऑल द अल्फा पार्टिकल्स वर अनअफेक्टेड बाय द गोल्ड एटम। नो, आपके पास जो न्यूक्लियस के साइड से एटम्स थे वो आपके पास पास हो गए थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अट्रैक्टेड बाय द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। ठीक है, आपके पास अल्फा पार्टिकल जो है वो कुछ अट्रैक्ट हो गए थे, यस ठीक है, हुए थे आपके पास अट्रैक्ट। फर्दर आपके पास जो नेक्स्ट है, सम अल्फा पार्टिकल वर रिपेल्ड बाय द प्रोटॉन्स। यस बिल्कुल, आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, सी पार्ट आपका करेक्ट नहीं हो सकता। यस, जो सेंटर में प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन तो आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन तो आपके पास न्यूट्रल है, उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन जो आपका न्यूक्लियाई था उसने आपके पास पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया था। सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, एक होता है आपके पास फिशन और एक होता है फ्यूजन। फ्यूज का मतलब होता है दो एटम्स का एक दूसरे के अंदर मिल जाना। ठीक है, व्हेन हैवी टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। और फिशन क्या होता है कि आपके पास एक बड़ा एटम है जिसको आप इंटीग्रेट कर, जो आपके पास टूट के आपके पास छोटे एटम्स में आपके पास न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नो, एमिशन नहीं होती, आपके पास फ्यूजन में आपके पास एडिशन होती है। द एमिशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नो,
ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू न्यूक्लियाई, यस बिल्कुल, आपके पास फ्यूजन के प्रोसेस में दो एटम जो है वो ज्वाइन होते हैं। नेक्स्ट इज योर नंबर 39, आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 होगा, इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नंबर 39 इज अ न्यूक्लियस अंडर गोज द रेडियो एक्टिव डिके, एक न्यूक्लियस है वो अंडर रेडियो एक्टिव डिके में जाएगा। द प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 1, प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 1, एंड द न्यूक्लियॉन नंबर डज नॉट चेंज, और न्यूक्लियॉन नंबर जो है चेंज नहीं होगा। विच पार्टिकल्स हैज बीन एमिटेड इन द डिके, कौन सा पार्टिकल जो है वो आपके पास डिके होगा। तो आपको पता है कि जब आपके पास अल्फा डिके होगा तो अल्फा डिके में आपके पास जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आपके पास निकलेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर आवर बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बीटा पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो सिंपल इलेक्ट्रॉन्स हमारे बीटा पार्टिकल्स ही होते हैं। नंबर इज नेक्स्ट इज डी, डी इज रेडियो एक्टिव सोर्स, एस एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। A detector is placed 5 centimeter away from the S, ठीक है, एक डिटेक्टर है जिसको 5 सेंटीमीटर अवे रख दिया है। A thin sheet of paper is placed as shown in diagram, which emission from the source can be detected, ठीक है, कौन सा आपके पास emission जो है सोर्स है वो आपके पास डिटेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके आप देखें कि थिन शीट ऑफ पेपर है आपके पास, इसमें आपके पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो डिटेक्ट होंगे, और जो आपके गैमा पार्टिकल्स हैं सिर्फ वो डिटेक्ट होंगे, आपके अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अल्फा पार्टिकल्स की इतनी ज्यादा रेंज नहीं होती है, वो 5 सेंटीमीटर तक इतना ज्यादा मूव करके आपके पास नहीं जा सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये पास पेपर जो है वो वाइंड अप हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।